जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। यदि आप भी क्लास 10th में हो और 22 फरवरी 2024 को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि 22 फरवरी को यही प्रश्न आने वाले हैं, 2024 बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके 22 फरवरी को आने वाले हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें जरूर से तैयार कर लेना। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का क्या नाम है? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र, और ऑप्शन सी है राधाचरण गोस्वामी, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राधा कृष्ण दास। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। कौन है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक? ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी है यहाँ पर भगवती चरण वर्मा, और ऑप्शन सी है यशपाल, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर वृंदावन लाल वर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर भगवती चरण वर्मा। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3 कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। जो त्यागपत्र है वह किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है जीवनी, ऑप्शन बी है उपन्यास, और ऑप्शन सी है नाटक, और ऑप्शन डी है निबंध। किस विधा की रचना है त्यागपत्र? तो दोस्तों यह विधा की रचना है उपन्यास। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपन्यास। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है अमृत राय, ऑप्शन बी है गुलाब राय, ऑप्शन सी है मुंशी इंसा अल्लाह खां, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर वैद्यनाथ मिश्र। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर अमृत राय, यानी कि कलम का सिपाही के लेखक जो हैं वो अमृत राय जी हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको तैयार करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी, और ऑप्शन सी है यहाँ पर प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर महादेवी वर्मा। तो कौन गेहूं और गुलाब की रचना के लेखक हैं? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं और गुलाब के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पर कि तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है? ऑप्शन ए है नाटक, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है एकांकी, या फिर ऑप्शन डी है कहानी। किस विधा पर आधारित रचना है तौलिए? तो यह विधा है एकांकी। तौलिए एकांकी विधा पर आधारित रचना है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव के। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पर कि ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है पद्माकर, ऑप्शन बी है मतीराम, ऑप्शन सी है भूषण, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर बिहारी। कौन है ललित ललाम के रचयिता? तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतीराम। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8 कि निम्न में से आधुनिक काल के अन्य नाम है। इनमें से कौन से अन्य नाम हैं जो आधुनिक काल के हैं? ऑप्शन ए है पुनर्जागरण काल, ऑप्शन बी है नवीन विकास काल, और ऑप्शन सी है गद्य काल, और ऑप्शन डी है यहाँ पर ये सभी। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा? यानी कि पुनर्जागरण काल भी आधुनिक काल को ही कहा जाता है, नवीन विकास काल भी आधुनिक काल को ही कहा जाता है, और गद्य काल भी आधुनिक काल को ही कहा जाता है। तो इसका ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पर कि यामा के रचयिता का नाम लिखिए। यामा के रचयिता कौन है यहाँ पर? ऑप्शन ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन नंबर सी है मीराबाई, और ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी। कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। यामा के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए है 1951 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर 1959 ईस्वी में। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर 1943 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1979 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 11 है कि हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। इन पंक्तियों में निम्नलिखित रस है, यानी कि ये जो पंक्तियां हैं इनमें कौन सा रस है? ऑप्शन ए है हास्य रस, ऑप्शन बी है करुण रस, ऑप्शन सी है वीर रस, और ऑप्शन डी है यहाँ पर शांत रस। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर करुण रस।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इन पंक्तियों में करुण रस है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है यहाँ पर कि हरिमुख मनोह मयंक पंक्ति में अलंकार है। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है हरिमुख मनोह मयंक में? ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी है रूपक और ऑप्शन सी है उपमा और ऑप्शन डी है यहाँ पर अनुप्रास। कौन सा अलंकार होगा इसमें? तो इसमें अलंकार आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पर कि यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पर भ्रांतिमान। कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर इस पंक्ति में? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा यहाँ पर उपमा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे 13 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, तो आई होप कि आप भी इन्हें तैयार कर लोगे जरूर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 यहाँ पर है कि अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी कि अपार शब्द में कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? ऑप्शन ए है आ, यानी कि बड़ा आ है यहाँ पर, और ऑप्शन बी है छोटा आ, और ऑप्शन नंबर सी है अन, और ऑप्शन नंबर डी है उप। तो इसमें से अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? कौन सा उपसर्ग है अपार शब्द में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा आ, यानी कि जो उपसर्ग यहाँ पर होते हैं वह शब्द के शुरुआत में होते हैं। तो सब इसके शुरुआत में आ है, तो यहाँ पर आ ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है कि अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। अनु उपसर्ग लगाकर कौन सा सही शब्द बनेगा? ऑप्शन ए है अनुभाव, ऑप्शन बी है अनौचित्य, और ऑप्शन सी है यहाँ पर अनाचार, और ऑप्शन डी है अनुचित। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुभाव। अनुभाव आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग जो है अनु वह इसके शुरुआत में आया है अनुभाव। तो यही ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 यहाँ पर है कि गंगा यमुना का समास विग्रह है, इसका समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए है गंगा और यमुना, ऑप्शन बी है यहाँ पर गंगा यमुना एक ही में है, और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर गंगा प्लस यमुना, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर यमुना प्लस गंगा। तो इसका कौन सा सही उत्तर होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा गंगा और यमुना, यानी कि गंगा यमुना का समास विग्रह गंगा और यमुना होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है कि भीमार्जुन में समास है। भीमार्जुन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, और ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व समास, और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा इसमें? तो इसमें समास हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है कि बादल शब्द के पर्यायवाची कौन है इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए है पीलांक सस्य, और ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर तड़ित चपला, और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर अम्बुद पयोद, और ऑप्शन नंबर डी है। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा, यानी कि बादल शब्द के कौन से पर्यायवाची हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अम्बुद और पयोद आपका राइट आंसर हो जाएगा। बादल शब्द के पर्यायवाची अम्बुद और पयोद हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है यहाँ पर कि अभ्यागतः का संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है अभ्या प्लस गतः, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर आ भी प्लस आगतः, और ऑप्शन सी है अभि प्लस आगतः, और ऑप्शन डी है अभियोग प्लस तः। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अभि प्लस आगतः, यानी कि अभि प्लस आगतः आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यागतः का संधि विच्छेद है यह। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है यहाँ पर कि फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप है। ऑप्शन ए है फलाभ्याम, ऑप्शन बी है फलेभ्य, और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर फलानाम, और ऑप्शन डी है फलयोः। तो क्या इसका सही उत्तर होगा, यानी कि फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप क्या है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा फलाभ्याम। तो यही प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतने ही थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लेना। आपके 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इन्हीं में से आएंगे। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा और इन्हें आप तैयार भी जरूर से कर लोगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके क्लास 10th की पूरी तैयारी इस मोबाइल पर स्टडी चैनल पर कराई जा रही है। और शेयर भी कर देना वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।